नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेज में। देखो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का जो इतिहास पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान का, उसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। देखो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को बस पूरा देखना। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों। तो हमने लास्ट पॉइंट 1858 का अधिनियम पढ़ा था, 1858 का अधिनियम। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आएगा, जो अधिनियम आएगा, वो 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम बोला जाता है इसको, 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, इसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। इस अधिनियम को क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्ले मिंटो अधिनियम। अब मार्ले कौन था? मार्ले था दोस्तों ब्रिटेन में भारत का सचिव। ब्रिटेन में भारत का सचिव। देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि भारत का सचिव 1909 में भारत का सचिव ब्रिटेन में कौन था? मार्ले था। और मिंटो कौन था? भारत में वायसराय। भारत में वायसराय कौन था 1909 में? तो मिंटो था। तो इसको संयुक्त रूप से हम बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम या 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही है कि इसमें सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था की प्रणाली शुरू की थी, व्यवस्था शुरू की थी। सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था। सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई भारत देश में पहली बार मुसलमानों को। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह आएगा कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांटने का जो काम है वो तो बंगाल विभाजन से ही हो गया था। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया था। और उसके बाद फिर मुसलमानों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। फिर उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल। उसके बाद से बस ऐसा है कि भारत में हिंदू और मुसलमान आपस में बंटने लग गए और अंग्रेजों ने ये फूट डालो राज करो का नीति अपना करके भारत देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम कर दिया। और ये सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था की प्रणाली शुरू ही कर दी। व्यवस्था दोस्तों, मुसलमानों को अलग से मत डालने की व्यवस्था दे दी और मुस्लिम वोटर मुस्लिम ही व्यक्ति को चुनते थे। हिंदू व्यक्ति हिंदू को चुनते थे और मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम को ही वोट देते थे। ये व्यवस्था दोस्तों 1909 के अधिनियम में हमारे जो इतिहास में ये व्यवस्था शुरू 1909 में हुई थी दोस्तों। तो इस अधिनियम में ये एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि भारत में सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था कौन से अधिनियम में आई? तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में आई दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, मैं यहीं से आपके फैक्ट क्लियर कर देता हूं कि 1919 के अधिनियम में और 1935 के अधिनियम में भी सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था लेके आए थे अंग्रेज। 1919 के अधिनियम में 4 सांप्रदायिक व्यवस्थाओं की शुरू की व्यवस्था। 4, वो 4 कौन कौन से दोस्तों? यूरोपीय, अलग से यूरोपीय जो है, जो अंग्रेज थे, उनको चुनने की व्यवस्था अंग्रेज ही करते थे। दूसरी बात, वोट डालने की जो प्रक्रिया, पंजाब के सिख। अब हिंदू मुसलमानों के साथ साथ सिखों को भी बांट दिया अलग से, मतलब सिखों को निर्वाचन प्रणाली दे दी 1919 के अधिनियम की बता रहा हूं। और तीसरी बात, आंग्ल भारतीयों को भी अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में दी। यूरोपियन अलग से व्यवस्था दे दी निर्वाचन की। पंजाब के सिखों की अलग से व्यवस्था दे दी। और भारतीय ईसाइयों को, जो भारतीय व्यक्ति ईसाई बने हुए थे, तो भारतीय ईसाइयों को भी अलग से व्यवस्था, ईसाइयों के निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था सांप्रदायिक अलग से, मतलब की वो 1919 के अधिनियम के तहत। आंग्ल भारतीयों को अलग से, पंजाब के सिखों को, यूरोपियों को। ये जो चारों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत लाया गया वो 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया दोस्तों। इसके बाद 1935 के अधिनियम में भी 3 सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई अलग से। दलितों को, मजदूरों को और दोस्तों महिलाओं को। तो महिलाओं को अलग से महिला चुनने का अधिकार
1935 के अधिनियम के तहत मजदूरों को अलग से चुनाव करने की प्रक्रिया, दलितों को भी अलग से चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के तहत, ये 1919 के अधिनियम के तहत, और मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के तहत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो 1909 के अधिनियम के तहत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम को हम लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है 1919 के अधिनियम को दोस्तों। अब ये लॉर्ड माउंटेग्यू कौन था, तो भारत का सचिव था ब्रिटेन में, भारत का सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन था, भारत में वायसराय था। भारत में वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू कौन था, भारत का सचिव था ब्रिटेन में दोस्तों। जो सचिव की जो प्रणाली है वो 1861 के अधिनियम में ली गई थी पहली बार दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम में क्या था। इस अधिनियम में मैंने पहले ही बता दिया कि 4 प्रकार की सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई थी। दूसरा सबसे जो मेन फैक्ट है 1919 के अधिनियम में दोस्तों, ये था प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत दोस्तों। अब बात करें कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, स्वतंत्रता मतलब प्रदान प्रांतों को कब की गई, तो दोस्तों जब प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो प्रांतों को स्वायत्तता मिल जाएगी, तो वो 1935 के अधिनियम के तहत। 35 का अधिनियम पढ़ेंगे तब बताएंगे। और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919। अभी द्वैत शासन क्या था इसके बारे में हम 2 मिनट इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। द्वैत शासन में क्या था, प्रांतों को 2 भागों में बांट दिया, प्रांतों के जो विषय है जो कानून है उनको 2 भागों में बांट दिया। और ये प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कौन शुरू करता है, प्रांतों में कानून कौन बनाता है दोस्तों, इसको पूरी डिटेल से पढ़ो आप कि प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था है इसकी शुरुआत जो है वो प्रांतों के वायसराय करते हैं, प्रांतों के वायसराय। और केंद्र में जब द्वैत शासन लागू हुआ, केंद्र में जो कानून बनाने का कार्य है वो केंद्र के वायसराय करते थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था क्या थी, जो विषय है जो शक्तियां हैं वो 2 भागों में बांटी प्रांतों की शक्तियों को। एक तो आरक्षित विषय, आरक्षित शक्ति यानी आरक्षित विषय, दूसरी हस्तांतरित विषय। प्रांतों की शक्ति को 2 भागों में बांट दिया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय में कानून कौन बनाते थे और आरक्षित विषय में कौन से विषय होते थे, तो आरक्षित विषय में सिंपल सी बात है दोस्तों, इनकम वाले विषय थे, जहां से आय आती थी। आय देश में जो आती है वो हाथ में ले रखा था अंग्रेजों ने। और जो खर्चे वाले विषय हैं वो शक्ति किसको दे रखी थी, भारतीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को दे रखी थी। तो दोस्तों आरक्षित विषय में सीधी सिंपल सी बात मैं देसी तरीके में बता रहा हूं, आय वाले विषयों को रखा गया था। और हस्तांतरित विषय में खर्चे वाले विषयों को रखा गया था, खर्चे वाले विषयों को रखा गया था। अब इन विषयों पर कानून बनाने का जो कार्य है, कानून बनाने की जो शक्ति है दोस्तों, वो जो प्रांतों के वायसराय थे उनके जो कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, देश में जो वायसराय है तो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य इन पे कानून बनाते थे दोस्तों। और ये सदस्य कैसे होते थे, वायसराय के द्वारा मनोनीत होते थे, क्योंकि तो अंग्रेज ही तो होते थे, इनको कानून बनाना था आय के ऊपर, तो इनको बनाने का अधिकार था, इससे हमें कोई फायदा ही नहीं था। और जो हस्तांतरित विषय जिन पे खर्चे का है उन पे हमें बहसबाजी करने का शक्ति दे दी। इसमें कौन कानून बनाते थे, इसमें जो कानून बनाने का कार्य है वो प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इस पे कानून बनाते थे। अब इसमें क्या कानून बनाना है, खर्चे का कानून, तो अपने देश में खर्चा करना है, अपने देश में जो खर्चा हो रहा है उसके ऊपर कानून बनाना है, झूठी बहसबाजी थी। लेकिन जो आय के जो स्रोत थे, जो आय के इनकम वाले जितने भी विषय थे उन पे कानून बनाने की शक्ति किसकी थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की थी भाई।
ये मनोनीत होते थे अंग्रेजों द्वारा, ये भारत देश में निर्वाचित होते थे दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली 1919 के अधिनियम यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुई भाई। इसके बाद दूसरा विषय इंपॉर्टेंट इसमें यह आएगा कि भारत देश में उत्तरदायी शासन व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था शब्द का प्रयोग पहली बार 1919 के अधिनियम में बताया गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था होगी भारत देश में, ये कब बोला गया, वो कब होया, ये सिस्टम कब शुरू हुआ, 1919 के अधिनियम में। अब इसके बारे में अब आप दिमाग में होगा कि सर ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था क्या है। देखो दोस्तों, भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था से पहले एक बात पूछता हूं आपसे कि भारत देश में पहला जन आंदोलन कौन सा था? भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा है? तो भारत का पहला जन आंदोलन दोस्तों 1916 में चलता है, जिसका नाम भी है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। और होम रूल लीग आंदोलन भारत में शुरुआत में 2 जगह में चला भाई। शुरुआत में कितनी जगहों में चला? 2 जगहों में। मैं भारत का मैप बता देता हूं हल्का सा। ये यहां महाराष्ट्र है और ये तमिलनाडु मद्रास है, जो चेन्नई है वर्तमान समय में। यहां महाराष्ट्र में और ये मद्रास। महाराष्ट्र में होम रूल लीग आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे। और मद्रास में नेतृत्व करने वाली महिला थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडिया में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1917 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में। तो महाराष्ट्र में नेतृत्व करने वाले होम रूल लीग का बाल गंगाधर तिलक थे। एनी बेसेंट मद्रास में करने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, एक अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने यह बात कही कि भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक पहले जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महाराष्ट्र से। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक कहा बाल गंगाधर तिलक को भाई। वहां से क्वेश्चन आया कि भारतीय अशांति का जनक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक। क्यों? क्योंकि पहला जन आंदोलन भारत में होम रूल लीग आंदोलन है, जिसको स्वराज आंदोलन भी बोला जाता है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को इस पे गुस्सा आता है और ये मानहानि का केस करने के लिए लंदन चले जाते हैं। वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मानहानि का केस करने के लिए लंदन चले जाते हैं बाल गंगाधर तिलक कि आपने मेरे नाम के आगे ये भारतीय अशांति का जनक कैसे लगा दिया। इसलिए वो लंदन जाने के बाद महाराष्ट्र में आंदोलन दब गया और ये नेतृत्व विहीन हो गया दोस्तों, और ये आंदोलन यहां पे दब गया दोस्तों। और एनी बेसेंट को भारत का जो सचिव बैठा था ब्रिटेन में, भारत का सचिव ब्रिटेन में कौन था उस टाइम? तो मॉन्टेग्यू है। 1919 में कौन था भारतीय सचिव ब्रिटेन में लंदन में? मॉन्टेग्यू था। मॉन्टेग्यू ने एनी बेसेंट को लंदन बुला लिया और उनके बीच एक समझौता हुआ, मॉन्टेग्यू एनी बेसेंट समझौता। कब दोस्तों? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू और एनी बेसेंट के बीच समझौता हुआ और यह आंदोलन यहां भी दब गया। और उसमें समझौते में क्या बात कही गई, क्या कथन कहा गया अंग्रेजों के द्वारा, मॉन्टेग्यू के द्वारा, कि अगला जो भी अधिनियम जाएगा भारत देश में हमारा, अगला जो भी अधिनियम जाएगा हमारा, उसमें भारत में शासन व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था की प्रणाली शुरू की जाएगी। तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत किस आंदोलन के बाद होती है दोस्तों? तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत जन आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन के बाद होती है। किसके आंदोलनों के कारण? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के विद्रोह के कारण भाई। तो भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत होती है दोस्तों। ये कंटेंट समझ में आया? नेक्स्ट देखो दोस्तों, केंद्र व प्रांतों के बीच
विषयों का बंटवारा। 1919 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, केंद्र व प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया गया। जो भी विषय थे केंद्र के अलग विषय बना दिए और प्रांतों के अलग विषय बना दिए, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था मैंने समझा दी 1919 के अधिनियम के तहत लागू हुई थी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कर दी भाई। द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई भाई भारत में। द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत ही होती है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत, प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत होती है, तो 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही होती है। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या थी दोस्तों, जैसे वर्तमान समय में भारत देश में जो हाई सदन है, उच्च सदन है वो राज्यसभा है, और जो निम्न सदन है वो लोकसभा है। तो उस वक्त क्या थे, तो राज्यसभा था राज्य परिषद, और लोकसभा को क्या बनाया, लोकसभा जो वर्तमान में उसका नाम क्या रखा गया था, केंद्रीय विधानसभा। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई दोस्तों। राज्य परिषद का गठन अलग से किया गया और केंद्रीय विधानसभा का गठन अलग से किया गया। केंद्रीय विधानसभा क्या होती थी, जो वर्तमान में लोकसभा है वो केंद्रीय विधानसभा थी, और राज्यसभा जो वर्तमान में वो राज्य परिषद थी दोस्तों। तो ये 1919 के अधिनियम के मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। दूसरा, भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत। तीसरा, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत। चौथा, केंद्र व प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा। भारत में पहला जन आंदोलन कौन सा था, होम रूल लीग आंदोलन था, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था मद्रास और महाराष्ट्र में। वैलेंटाइन्स रोल ने भारतीय शांति का जनक किसे कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है दोस्तों। एनी बेसेंट भारत की पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। अब 1919 के अधिनियम से पहले मैं 2-3 इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। 1915 में महात्मा गांधी पहली बार अफ्रीका से भारत आए भाई। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चला। 1917 में चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण आंदोलन में। वैसे महात्मा गांधी का पहला आंदोलन 1906 में था अफ्रीका के अंदर। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाया महात्मा गांधी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रोलेट एक्ट आया, और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, और 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, जिसकी वजह से 5 फरवरी को एक कांड हुआ था 1922 में। 12 फरवरी को 1922 में महात्मा गांधी ने ये कानून, अपना आंदोलन वापस ले लिया था दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों 1909 का अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ा है, और 1919 का लॉर्ड मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1935 का शासन अधिनियम पढ़ेंगे और भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, कल आएगी। और आज इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।